चलो इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, जितने भी फॉर्मूले होंगे, उनको डिटेल से हम पूरी गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ, त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो? अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो या परिभाषित कर सकते हो, तो आप इसे कैसे बताओगे? तो चलो इसे प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, त्रिभुज को आप कैसे डिफाइन करोगे? मान लेते हैं कि आपने कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया है ना। ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया, थोड़ा सा पेंसिल चेंज करना होगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट जानते हो आप? मान लेते हैं कि आपने ऐसे पॉइंट खींचा और ऐसे पॉइंट खींचा और ऐसे पॉइंट खींचा और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया ना, जो इन तीनों से पास कर रहा है। तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो? देखो सारे पॉइंट्स जो है ना, ये लाइन पे आ रहा है, तो इसी को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब ये होगा, अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ये सारे पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ पाएंगे। कैसे? अगर मान लेते हैं पॉइंट आपने ऐसे खींच लिया और ऐसे खींच लिया, इसको ज्वाइन करोगे यानी इससे पास करोगे लाइन को, बट ये तो नहीं पास हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब सभी पॉइंट्स लाइन पे ही आ जाते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हम ट्रायंगल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं जो कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए, अगर इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक आकार मिलता है जो कि एक ट्रायंगल शेप में मिलेगा। तो जो ये पॉइंट आया ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला इसको वर्टेक्स ए मान लेते हैं, वर्टेक्स बी मान लेते हैं, वर्टेक्स सी मान लेते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया। नॉन कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं असंरेखीय बिंदु कहते हैं। इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक आपको बंद आकृति मिलेगा, क्लोज्ड फिगर मिलेगा। जब कोई ऐसा फिगर आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल यानी त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो यहाँ पर 3 साइड हो रहे हैं और 3 शीर्ष हो रहे हैं यहाँ पर, और 3 एंगल्स बनेगा यहाँ पर। तो सीधे सीधे आप ट्रायंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि सर देखो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो और इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो इससे जो बनेगा फिगर ना, उसी को हम ट्रायंगल कहेंगे, जिसमें 3 वर्टेक्स होगा और 3 एंगल होगा और 3 साइड होगा। इसी को हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पेंसिल ले लेते हैं थोड़ा सा। तो त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज एक बहुभुज पॉलीगन है। बहुभुज जानते हो किसे कहते हैं? बहुभुज का मतलब होता है, मान लेते हैं आपने कोई, जैसे ये तो एक मिनट, ये तो एंगल हो गया। अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? अगर हम साइड की बात करते हैं, अगर जो साइड होगा, साइड ऐसे लगाते हैं, साइड्स जो 3 से ज़्यादा या 3 के इक्वल होता है उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। मतलब 3 साइड वाला एक पॉलीगन हो गया, ये 4 साइड वाला एक पॉलीगन हो गया बहुभुज। बहुभुज, बहु का मतलब मैनी, भुज का मतलब भुजा, या पेंटागन हो गया इस तरह से, है ना। तो ये सब बहुभुज कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, या तो उसमें 3 साइड होगा या 3 साइड से ज़्यादा होगा, उसी को हम पॉलीगन कहेंगे। तो त्रिभुज एक बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है। यानी अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, अगर कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें 3 साइड होगा, 3 शीर्ष होंगे और 3 कोण होगा, उसी को हम ट्रायंगल कहेंगे। और ये भी एक हमारा क्या है? पॉलीगन है।
त्रिभुज को 3 शीर्षों यानी वर्टिसेस द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें आमतौर पर बड़े अक्षरों जैसे ए, बी और सी से निरूपित किया जाता है। जो इनके शीर्ष आए थे इस तरह से, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से इन्हें बताया जाता है। अब जब त्रिभुज हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कुछ त्रिभुज इस तरह से बनेगा, लाइक मान लेते हैं कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऐसे अगर त्रिभुज बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर कुछ इस तरह से बनेगा तो इस तरह से बनेगा तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? कुछ त्रिभुज इस तरह से बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो इनके टाइप्स हो जाएगा कि जब ऐसे बनेगा तब इसका हम क्या नाम देंगे, जब ऐसे बनेगा तब इसका हम क्या नाम देंगे, जब ऐसे बनेगा तो इसका क्या नाम देंगे। याद रखना इनके जब नाम होगा तो डिपेंड करेगा साइड पर और एंगल पे। अगर साइड होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे, साइड पे डिपेंड करेगा तब उसका क्या नाम रखेंगे, और एंगल पर डिपेंड करेगा तो हम उसका क्या नाम देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को उनकी भुजाओं और कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पे बोला गया है त्रिभुज को भुजाओं और कोणों के आधार पर इन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने बोला कि अगर आप इस तरह से बनाओगे तो अगर भुजाएं इनकी सभी बराबर हो जाए, और या फिर किसी की 2 भुजाएं बराबर हो जाए, या फिर कोई भुजा बराबर ना हो, एक मिनट, कोई भुजा अगर बराबर ना हो तो हम क्या बोलेंगे। और कोणों के आधार पर अगर बात किया जाए तो मान लेते हैं अगर सभी के कोण अगर बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, और किसी के एक कोण 90 अंश का कोण आ जाए तो क्या बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज को जो इनके प्रकार होगा, एक तो भुजाओं के द्वारा बता सकते हैं और कोणों के आधार पर उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो भुजाओं के आधार पे बेस्ड ऑन साइड्स। अब भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला इसमें है समबाहु त्रिभुज। नाम से ही देखो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो अगर आप कोई सा त्रिभुज बनाओगे, मान लेते हैं कुछ इस तरह से आप त्रिभुज बनाओगे, है ना, और इसका वर्टेक्स मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है। अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी भुजा क्या हो गया बराबर, यानी जितना ये भुजा उतना ये भी भुजा और ये भी भुजा, यानी सभी भुजाएं क्या हो गए यहाँ पर बराबर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। यानी समबाहु त्रिभुज जब भी पूछा जाए किसे कहते हैं तो सभी इनके भुजाएं क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ये कोई भी अगर आप इस तरह से त्रिभुज बना लेते हो तो जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका भी होगा लेंथ इसका भी होगा और इसका भी लेंथ वही होगा। अगर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो सीधी सी बात ये समझ सकती हो, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। जब आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ोगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई आप त्रिभुज इस तरह से बनाएं, अगर इनकी 2 भुजा बराबर हो जाए तो इनके जो अपोजिट कोण होते हैं ना वो भी इक्वल होता है। आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो अब ये एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल बीटा मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 2 भुजा बराबर हो जाए, तो इनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होगा। अगर मान लेते ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो इनके प्रत्येक कोण कितना होगा। तो आप देखोगे कि ये भुजा थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। अगर इस तरह से हमने बना लिया, ये वाला भुजा इसके इक्वल हो गया और मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। और जस्ट अभी हमने बोला कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो जाए तो इनके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कुछ अल्फ़ा है और ये अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये वाला भुजा इसके इक्वल है। तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये भी बनेगा। फिर यहाँ पर भी तो देख सकते हो ये वाला भुजा इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। तो मतलब ये अल्फ़ा तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है तो अगर ये कोण अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा होगा क्योंकि ये भुजा इसके इक्वल है, तो ये आपस में दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और ये भी इनके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों एंगल इक्वल आ रहा है। अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं। और जैसा कि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मान लेते ये अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये गामा है, तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जो कि मान लेते ये एंगल अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, क्योंकि तीनों बराबर होगा। तो अगर हम तीनों एंगल को जोड़ें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने अल्फ़ा हो जाएंगे, 3 अल्फ़ा, यानी 3 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं अगर कोई से भी आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी समबाहु त्रिभुज जब भी बनेगा तो इनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक 60 डिग्री का है। ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से देखो समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो इसमें आपको क्या करने हैं, यदि आपने कोई ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरह से, अगर इनके मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला भुजा इसके इक्वल आ गया। यानी जिनके दो भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। मान लेते हैं वर्टेक्स ये ए है और ये बी है और ये सी है, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, यानी जिनके दो भुजा बराबर हो जाए उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इनके दो भुजा बराबर हो गए तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर मान लेते ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितने का होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जिनके दो भुजा बराबर हो जाते हैं उन्हीं को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। आप यहाँ पर एंगल जो मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ ना, आप चाहो थीटा ले सकते हो या बीटा लिख सकते हो या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना आपको समझना है कि अगर इनके दो भुजा बराबर हो गया तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, और जिनके दो भुजा बराबर हो जाता है उन्हें हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं हम आपसे पूछें कि अगर इस तरह से है, ये भुजा इसके इक्वल हो गया तो, और इनके वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए बी और सी, तो इनमें कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप कहोगे देखो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस भुजा के अपोजिट एंगल ये वाले होंगे। ठीक है ना, अगर इसमें अगर पूछा जाए, मान लेते ये ए बी और सी, इस बार ये और ये इक्वल कर दिए तो दो एंगल कौन सा इक्वल होगा,
ये वाला और ये वाला। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए बी और सी, अगर हम ये और ये इक्वल कर लें तो अब दो एंगल कौन से इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ध्यान रखना कि अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो इनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा। चाहे कुछ इस तरह से हो सकता है तो ये इनके अपोजिट एंगल हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरह से होगा तो ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। इतना आपको बात ध्यान रखना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, नाम से देखो विषम बाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें देखो, अगर आपने कोई त्रिभुज बनाया है ना, कुछ इस तरह से बनाया, और मान लेते हैं कि ये कुछ 5 है और ये कुछ 6 सेंटीमीटर और ये कुछ 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। और मान लेते हैं कुछ इसका वर्टेक्स ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी ए। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है तो उससे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। और आप यहाँ पर क्या सोच सकते हो कि जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं है इनके, तो इनको आपस में कोण भी बराबर नहीं होगा। तो मान लेते हैं अगर ये 5 था और 6 था, 7 था, अब मुझे नहीं पता कि ये कितने का एंगल था। मान लेते ये अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, सॉरी ये एंगल गामा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों एंगल इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो एक चीज़ आपको क्या समझ में आया, अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो इनके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते और तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। इसके तीनों कोण भी अलग अलग माप के होते हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया। अगर आपका कोई डाउट्स रह जाए ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमने इसे पढ़ लिया भुजाओं के आधार पर। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पे, ठीक है ना। किधर गया? कोणों के आधार पे, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण कोण के बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, यदि आप न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण, एक मिनट, न्यून कोण, ठीक है। अरे यार ये आ जाता है, अगर आप न्यून कोण की बात करें तो यदि कोई आपने एंगल इस तरह से बनाया, तो मान लेते ये थीटा है ना। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी न्यून कोण उसे आप कह सकते हो जो 0 डिग्री से बड़ा बनना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा बनना चाहिए, उसी को हम न्यून कोण कहेंगे। मान लेते हैं आपने कुछ इस तरह से बनाया 10 डिग्री का है, और मान लेते हैं कुछ 50 डिग्री का है, या फिर कुछ आपने इस तरह से बनाया जो कि 75 डिग्री का है, कुछ आपने इस तरह से बनाया, मान लेते हैं ये 89 डिग्री का है। तो ये सभी एंगल क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो थीटा होगा यानी जो इसका एंगल होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं समकोण कोण पर। समकोण कोण, देखो अब समकोण कोण क्या होता है। मान लेते हैं कि जो
एंगल बनेगा, मतलब थीटा बनेगा, मतलब इस तरह से कोई अगर डायग्राम बनता है और जो ये एंगल होगा यानी थीटा मान लेते हैं, जो थीटा होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी एंगल जो होगा 90 डिग्री का इक्वल आता है, उसी को हम समकोण कोण कहते हैं। तो जब भी मैं राइट एंगल की बात करूँगा तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं अधिक कोण के बारे में जानते हैं। अधिक कोण, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इसका एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा ये है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा कुछ मान लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये थीटा एंगल है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 180 डिग्री से लेस देन होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर हमें अधिक कोण के बारे में बताना हो तो वो कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है ना, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, लाइक मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि 110 डिग्री का है, या फिर कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये 140 डिग्री का है। एग्जैक्ट एंगल नहीं बना रहा हूँ, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम त्रिभुज की बात करते हैं कोणों के आधार पर। यदि कोई त्रिभुज है, अगर इनके सभी कोण एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण हो, अगर सभी न्यून कोण हो तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहले चलो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर समझना अच्छे से। तो कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है। मतलब कि आपने आपने कोई त्रिभुज बनाया इस तरह से, है ना, जितने भी एंगल आएंगे वो 90 डिग्री से कम आएगा। 90 डिग्री से कम होने का मतलब क्या, वो न्यून कोण हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये कुछ 40 डिग्री हो गया और ये कुछ मान लेते हैं कि 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अरे ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 110 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आ गया, तो ये तो अधिक कोण में आ गया, तो इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई त्रिभुज इस तरह से बनाया, तो कुछ ये ले लेते हैं 60 डिग्री, है ना, और इसको 70 डिग्री ले लेते हैं, तो 60 70 120 हो जाएगा। तो ये एंगल कितने का होगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180। तो आप देख सकते हो सभी कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर हम आपसे पूछे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो सिंपल से क्या बोलोगे, जो भी इसमें कोण बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी आप बोल सकते हो सभी न्यून कोण होना चाहिए, उसी को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज जब भी बनता है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसको 60 डिग्री कर सकते हो तो ये भी तो न्यून कोण बनेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, बस इतना आपको न्यून कोण त्रिभुज में ध्यान रखना है कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटा बनेगा। तो इस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल्स। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई इस तरह से त्रिभुज बनाओगे, इस तरह से, जो कि समकोण कोण हो जाएगा और ऐसे मिला दोगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो इसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को भुजा को हम बोलते हैं हमेशा कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे दिया है कि जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा भुजा होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ते हो ना, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको हर बार, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया कुछ इस तरह से, तो मान लेते हैं ये 3 है 4 है, तो ये जो भुजा आता है ना जो कि 90 डिग्री का कोण होगा, ये इसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये जो भुजा आता है इन दोनों भुजा से हमेशा बड़ा आता है, और यही पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब ये 9 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो दोनों ऐड करोगे तो कितना, 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखने है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसके अगर एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब एक ही एंगल तो 90 डिग्री होगा, दो एंगल तो 90 डिग्री हो नहीं सकते हैं, तो इसके सामने जो कर्व बनेगा वो हमेशा इन दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो आप अगर इस तरह से कोई एक त्रिभुज बनाते हो जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, मान लेते हैं 120 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो एक कोण इसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसी को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब एक सवाल इसमें है, क्या अधिक कोण में दो दो क्या पूछना था मुझे, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है? मतलब एक एंगल तो होगा लेकिन दो एंगल की बात कर रहा हूँ, दो एंगल तो हो ही नहीं सकते जो 90 डिग्री से बड़ा आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। या किसी एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री कभी नहीं हो सकते। अगर दो 90 डिग्री कर भी दोगे तो तीसरा एंगल तो वैसे नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। दो एंगल मिलाकर ही 180 हो गए, तो तीसरा एंगल कैसे होगा, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, किसी एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकता और किसी एक ट्रायंगल में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते, है ना। मतलब अधिक कोण यहाँ पे 120 है, अब इससे बड़ा एंगल और नहीं हो सकता, सभी न्यून कोण ही होगा। ठीक है, जो भी आएगा सब न्यून कोण आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स। तो जैसे कि हमने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है होता है। तो मान लेते हैं कि आपने इस तरह से इसको बनाया, आप इसे प्रूव भी इजी कर सकते हो। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, तो ये ए बी और सी है, ठीक है। इस बी सी के समांतर एक लाइन हमने पी क्यू खींचा, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं अगर इस तरह से हो और इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन हो तो जितना एंगल ये बनता है उतना एंगल ये भी बनेगा। तो अगर मान लेते ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं बीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा होगा। और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो अगर मैं इन तीनों एंगल को ऐड करूं तो किसके इक्वल आएगा, 180। हमें पता है कि ये स्ट्रेट एंगल होता है इस तरह से। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस बीटा को ऐड करूं तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम इसे ये कह सकते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये 40 डिग्री है और ये कुछ मान लेते हैं कि 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होगा, तो इन दोनों एंगल को ऐड कर लो, कितना आएगा 110। तो 110 को 180 में से माइनस कर दो तो ये कितना एंगल आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। तो ये ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना, क्योंकि इनकी अपोजिट भुजाएं बराबर हो गया। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक। एक मिनट, तो कोणों का योग
किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है यहाँ पर, तो कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हमने बनाया। अगर इस भुजा को हमने बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अगर इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो एक्सटीरियर हो गया, अगर इस भुजा को हमने बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी बाह्य कोण। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने इस तरह से कोई एक ट्रायंगल बनाया और इसको कुछ आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो एंगल आता है ना, तो मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये वाला जो एंगल आएगा इन दोनों के योग के बराबर आता है हमेशा। कहने का मतलब अगर आपने कुछ इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा बनाए, कुछ इस तरह से आपने कोई ट्रायंगल बनाया, अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अगर पूछा जाए कितने का होगा तो ये कितना जगह 70 डिग्री का होगा। चलो इसे हम प्रूफ भी कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से और हमें इस एंगल को पता करना है, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल कितने का होगा, नहीं मतलब हम ले लेते हैं 40 डिग्री। तो मुझे बताओ ये एंगल कितने का होगा। तो देखो ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री हो गया। जब 70 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितने का आएगा, ये वाला एंगल। बताओ थोड़ा सा ये 100 कितना आएगा, 110। ये गलत बन रहा है क्योंकि 110 एंगल इस तरह से कभी नहीं बनता। थोड़े से हम बड़े एंगल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है और ये कुछ 50 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से इस एंगल को हमें पता करना है। तो अगर 70 डिग्री ये वाला एंगल और ये एंगल कितना 50 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 120। और हमें पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 70 और 50 120 हो गया तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया। अब मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा। और हमें पता है कि अगर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक मिनट इस तरह से हमने एक खींच दिया रे, अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का होगा 120, क्योंकि इनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। तो ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये वाला एंगल हमने कितने का लिया था, ये हमने कितने के लिया 70 डिग्री लिया था और ये 50 डिग्री लिया था। तो ये एंगल कितने का आ रहा था ये वाला। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 120 आ रहा था। तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितने का होगा ये वाला 180 डिग्री में से हम अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करें मतलब 180 डिग्री और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस थीटा, तो हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। 180 डिग्री और 180 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है तो ये जो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, यही आपको जानना है। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 140 डिग्री होगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा, तो इन दोनों का सम कर दो यानी हो जाएगा 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। यही आपको समझना था। तो बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके आसन्न आंतरिक कोण एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स को छोड़कर बाकी दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। जस्ट हमने इसे प्रूव कर लिया, ठीक है। एक मिनट।
अब त्रिभुज की असमानता प्रमेय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज थ्योरम। कहने का मतलब, अगर हम आपसे बोलें कि हमने एक ट्रायंगल मतलब ऐसे ले लिया, रफली ले लिया, और हमने मान लेते हैं इसका साइड 5 ले लिया और इसका साइड 4 ले लिया, और ये हमने ले लिया 10 ले लिया, ये वाला। तो अगर आपसे बोला जाए इस त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करो, तो क्या आप इस त्रिभुज को बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, अगर कोई त्रिभुज तब बनेगा जब उनके दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बराबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 और 9 को जोड़ोगे तो, सॉरी 9 नहीं है, 5 और 4 को जोड़ोगे तो ये 10 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, जो कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यदि मान लेते हैं कि हमने कुछ इस तरह से ट्रायंगल ले लिया, ये 5 6 7 ले लिया, अगर इन दोनों को जोड़ोगे 5 + 6 को जोड़ोगे तो ये 7 से बड़ा आएगा, और यदि आप 6 और 7 को ऐड करोगे तो ये क्या होगा? 5 से बड़ा आएगा। अगर आप 7 और 5 को ऐड करोगे तो ये 6 से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ट्रायंगल यहाँ पर ए बी और सी दिया है, तो इसके सामने वाले को ए मान लेते हैं और इसके सी वाले के सामने स्मॉल सी मान लेते हैं, और बी वाले के सामने साइड को स्मॉल बी मान लेते हैं। तो अगर हम ए प्लस बी साइड को जोड़ें तो ये तीसरे साइड से ग्रेटर होगा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो सी से बड़ा आएगा। और यदि हम ए और सी को ऐड करें तो ये बी वाले से ग्रेटर होगा, और यदि हम बी प्लस सी को ऐड करें यानी इसके भुजा को, तो ये ए से बड़ा आएगा। इसी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रायंगल बन सकता है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब बना कर देखना, ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा अगर इनके दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आता है। तो अगर ये छोटा आए या बराबर आए तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट टर्म्स। शीर्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस, त्रिभुज के कोने जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं। तो जस्ट हमने त्रिभुज को ही बनाते हैं इस तरह से, तो जहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं आपस में मिल रहे हैं तो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या शीर्ष बोलते हैं। भुजा, त्रिभुज की रेखाखंड, रेखाखंड जानते हो ना, जिसकी दो एंड पॉइंट होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो 3 रेखाखंड से बंद एक आकृति होती है यहाँ पर। तो इस तरह से आप जब बनाते हो ना, तो ए बी रेखा मान लेते हैं, ये ए बी और सी हो गया, तो ए बी रेखाखंड हो जाएगा, बी सी रेखाखंड हो जाएगा, और सी ए रेखाखंड हो जाएगा। तो भुजा, त्रिभुज की रेखाखंड। कोण, दो भुजाओं के बीच का झुकाव। तो यहाँ पे आप इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं तो इनके बीच में जो झुका हुआ आता है इसे कोण कहेंगे, इसे भी कोण कहेंगे, और इसे भी कोण कहेंगे। ठीक है, कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी जो भी आप समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाओगे, ठीक है, तो इसके ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। मतलब कि अगर आप कोई सा भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। मान लेते हैं कि हमने कोई एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, कुछ इस तरह से, मान लेते हैं 5 6 7। तो अगर पूछा जाए इस त्रिभुज की कुल लंबाई का योग कितना होगा, तो इन सभी को क्या करोगे? ऐड कर लोगे। मतलब 5 + 6 + 7 को ऐड कर लोगे, कुल कितना आएगा? तो 11 और 7 18। तो इसकी परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, से पी से डोनेट करते हैं, P = 18। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी परिमाप पूछा जाए तो इन सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक, क्षेत्रफल, त्रिभुज के द्वारा घेरी गई जगह। मान लेते हैं इसका हमें क्षेत्रफल पता करना, तो इसके जो अंदर वाले जितने भाग है ना, ये इसका क्षेत्रफल होता है।
ठीक है, ये पूरा अंदर वाला भाग। और परिमाप होता है तो इसकी पूरी भुजाओं की लंबाई की बात किया जाता है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखो, हमें पता है त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एरिया निकालने के लिए हम किसी वीडियो में इसको फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, लेकिन बस यहाँ पर आप ध्यान रखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है जिसका आधार हमें दिया होगा, मान लेते हैं इसको आधार, मान लेते कि ये आधार है। और आधार कैसे डिसाइड करोगे कि त्रिभुज का ये आधार है, तो मान लेते एक शीर्ष लंब खींचा है ना, जिस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस वाले को आधार माना, ए फॉर आधार, ठीक है। इस वाले को हाइट बोलोगे, ठीक है, या फिर बेस बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, ए फॉर एरिया इक्वल टू 1/2 गुणे बेस यानी आधार गुणे हाइट यानी ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें एक ट्रायंगल है ना, यहाँ पे इसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट कुछ भी दिया हो और इसका आधार दिया है, तो इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बड़े आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमें ना इनके केवल भुजा दिया जाता है, इसके हाइट नहीं दिया होता है, तो उस केस में हम हीरोन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक इस तरह से एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 दिया है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे तो हाइट दिया नहीं है, तो पहले आप हाइट पता करोगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हीरोन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैसे, देखो अगर ये ए है, बी है, सी है, तो ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, यानी अर्ध परिमाप, मतलब ए बी प्लस सी और अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। जब इसका हम फॉर्मूला किसी और वीडियो में प्रूव करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से समझना। अभी के लिए ये समझो कि जब इसका हाइट नहीं दिया हो, केवल भुजाएं दिया हो, तो कैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका सेमी पेरीमीटर निकाला होगा, मतलब इसके कुल परिमाप निकालोगे, मतलब कुल लंबाई निकालोगे, है ना। तो लंबाई निकाल कर 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप होने के बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी एरिया निकालने के लिए। जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, रुको। तो अगर आपने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया, अगर मान लेते ए बी और सी है, तो अर्ध परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एस का मतलब सेम ही हो गया, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी कर दोगे, तो इसकी एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और ये कब अप्लाई करोगे, जब हाइट नहीं पता होगा, ठीक है। यदि त्रिभुज का आधार बेस बी और ऊंचाई हाइट h ज्ञात हो, तो क्षेत्रफल 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट होता है। हेरोन का सूत्र, हेरोन्स फॉर्मूला, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी ज्ञात हो, तो क्षेत्रफल जैसा कि हमने बताया स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। तो हमने त्रिभुज के बारे में पूरे डिटेल से समझा, और हो सकता है कुछ चीज़ें बताने में मैं चूक गया हूँगा या कोई चीज़ें अच्छे से नहीं बताया होगा, तो उसे आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।